What is the concept of this law clerkships? कहाँ से आता है ये हमारे पास concept? In Pakistan, it came back in I think 2009 or 10 when Justice Jawadis Khwaja he started this clerkship. He used to teach in LUMS. तो वो वहाँ से अपना एक स्टूडेंट को अपने साथ एज ए लॉ क्लर्क ले आए. How is life? वहाँ पे life कैसी होती है? कोर्ट में आप नोट्स लेते हो. जो जज वुड आस्क यू टू डू सर्टेन काइंड ऑफ रिसर्च. किसी एक पॉइंट पे वो कहेंगे कि आई वांट जजमेंट्स ऑन दिस पॉइंट, या वो आपको कहेंगे कि मुझे इस पे एक होलिस्टिक व्यू चाहिए. ही वुड टेल यू कि मेरा ये व्यू है, गेट मी सम जजमेंट्स ऑन दिस. So हम एक पैटर्न भी देखते हैं कि ज़्यादातर जो लॉ क्लर्क्स होते हैं या तो लम से या तो हार्वर्ड से होते हैं. क्या होना चाहिए सीवी में, क्या चीज़ें ऐड करनी है, क्या नहीं करनी, कितनी लंबी होनी चाहिए? राइट इन योर ओन वर्ड्स, इवन इफ योर इंग्लिश इज नॉट दैट गुड, इफ यू कैन मेक योर पॉइंट थ्रू, दैट इज इनफ. बट योर आर्ग्यूमेंट शुड बी स्ट्रॉन्ग. क्या पूछा जाता है इंटरव्यू में, कितना टफ इंटरव्यू होता है और पासिंग रेशियो या सक्सेस रेशियो क्या होता है उस इंटरव्यू का? आपकी सीवी से क्वेश्चंस पूछेंगे, आपकी एप्लीकेशन से क्वेश्चंस पूछेंगे, जर्नली कॉन्स्टिट्यूशन से पूछ सकते हैं. तो क्या छुट्टियां भी मिलती हैं लॉ क्लर्क्स को? बिकॉज 1 साल का टेन्योर है, तो इसमें कितनी छुट्टियां आपको अलाउड होती हैं? कोर्ट में इस तरह होता है कि देयर इज अ डेजिग्नेटेड स्पेस जहाँ आपका आईटी वाले पर्सन या जो आपके स्टेनोग्राफर्स बैठे हुए, यू कैन सिट देयर बिकॉज यू आर ऑल्सो स्टाफ ऑफ द कोर्ट. आप चूँकि यू आर वन ऑफ दोज पीपल जिसने विटनेस किया है बीइंग विद इन सुप्रीम कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलग हुए, तो वो उस वक्त का ट्रांजिशन कैसा था कि चेंज किस तरह से हुए, लोगों को सुप्रीम कोर्ट से फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कैसे लेके जाया गया? मेरे बैच में दे आर मोर पीपल फ्रॉम लोकल पाकिस्तानी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन देन एक्सटर्नल प्रोग्राम और फ्रॉम लम्स. क्योंकि ठीक है एक्सपोजर भी मिल रहा है बट एक्सपोजर से पेट नहीं भरता. कि क्या सैलरीज आपको दी जाती हैं? So like clerkship has that prestige that is globally recognized also. I think one should definitely apply for it. A legal graduate जो अभी graduate हुआ है, he cannot have a better opportunity than this. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट. जब भी कोई लॉ स्टूडेंट पाकिस्तान के किसी लॉ कॉलेज से ग्रेजुएट होता है, उसके बाद उसको लाइसेंस मिल जाता है, तो एक अपॉर्चुनिटी जो सबसे बड़ी और प्रेस्टिजियस उसके सामने होती है, दैट इज़ लॉ क्लर्कशिप इन सुप्रीम कोर्ट. और अब हमारे पास चूँकि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी है, तो वहाँ की भी लॉ क्लर्कशिप्स की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं एंड हर एक की कोशिश होती है कि इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया जाए. अब करना कैसे है, क्या प्रोसेस होता है, और चंद एक लोग हैं जो इस रिगरस प्रोसेस के बाद वहाँ तक पहुँच सकते हैं. आज इसी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महबूब इरशाद साहब, जो कि वकील भी हैं, हमारे भाई भी हैं, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ही इज़ कोऑर्डिनेटर एज वेल ऑफ लॉ क्लर्कशिप प्रोग्राम. तो उनसे हमें ज़्यादा इंसाइट मिल सकती हैं कि ये किस तरह का प्रोसेस होता है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, एप्लीकेशन किस तरह से देनी है. सो महबूब साहब, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया एंड इट्स प्लेजर कि आप यहाँ हैं. Likewise sir, thank you for having me. It's a pleasure. Likewise. कैसे मजाज हैं आपके? Alhamdulillah. How are you? अल्हम्दुलिल्लाह. सर, मैं जानना चाहूँगा कि कैसा एक्सपीरियंस है बीइंग अ लॉ क्लर्कशिप. आपने जो पिछले अरसे में जब से आप एज लॉ क्लर्कशिप काम कर रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी में क्या आपने ग्रूमिंग देखी है, क्या फ़ायदा हुआ आपको इस क्लर्कशिप का? Sir, I think it's a tremendous opportunity and the most sought after. A legal graduate जो अभी graduate हुआ है, he cannot have a better opportunity than this. Some might have this opinion of theirs that the clerkship program is a break from law or litigation. But sir, I think it cannot be better than this because you're working with judges of the Supreme Court who are at the pinnacles of their careers, right? तो आप ऐसे इंसान के साथ काम कर रहे हो जिसने अपना फेयर चांस लिया in his law career, being as a litigator, working as a lawyer, and then now he's serving at the Supreme Court. And as a Supreme Court judge, you have been through high courts also, and then you have come to the Supreme Court. So it's like a long experience. And if you're working under a person, and if you're having a tutelage of such a person who has like 20-25 years of an experience, मेरे हिसाब से आपको उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं मिल सकती. In terms of grooming, in terms of mentorship, in terms of learning, in terms of personal and professional grooming. When I say grooming, I mean this. तो सर, आई थिंक इससे ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको कोई मिल नहीं सकती. एंड आई थिंक आई हैव बीन लकी दैट आई गॉट इनटू क्लर्कशिप राइट आफ्टर माय ग्रेजुएशन एंड दैट आई गॉट अ गुड जज ऑल्सो. सो फॉर मी इट हैज़ बीन एन एनरिचिंग एक्सपीरियंस. अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़, जैसे कि आपने एक्सपीरियंस की बात की, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है अप्रोच में. जैसे कि एक यंग ग्रेजुएट है या यंग लॉयर है, मे बी वो बहुत सारी चीज़ों से अवेयर नहीं होगा, बहुत सारे प्रोसीजर से अवेयर नहीं होगा, बट ऑन कॉन्ट्ररी जो कि जज है, ही इज़ ऑन द पीक. तो क्या दो लोग जो कि एक बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में है एंड एक बंदा जो है वो पीक में है, तो क्या उनकी मेंटल
जो कोई मैच होगा या वो मेंटल अप्रोच जो है वो कैसे मैच करेगी, तो कंपैटिबिलिटी कैसे आती है क्लर्क, लॉ क्लर्क में और एक जज में, काम की हार्मनी कैसे बनती है? सर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इट लुक्स लाइक देयर आर टू साइड्स ऑफ द कॉइन, राइट? बट यहाँ एक ही साइड है कॉइन का. वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ. When you go to the clerkship, the clerkship का process is so rigorous and it has been curated it to be rigorous. Why? Because they want a student who's coming and working with a judge. वो अभी अभी graduate हुआ है, सही है? तो that aspirant should be capable enough, competent enough. He must have that maturity to work with the Supreme Court judge. So that process in itself filters all these things out. जो प्रोसेस को इतना रिग्रेस रखा गया वो इसी वजह से रखा गया है कि बच्चे की कॉम्पिटेंस जानने के लिए, बच्चा कितना रिलायबल है. एंड अ पर्सन हु गेट्स थ्रू द होल प्रोसेस अलॉन्ग विथ एन इंटरव्यू बाय द टू सुप्रीम कोर्ट सिटिंग जजेस, तो वो इतना क्रेडिबल तो होता है कि ही कैन टॉक टू अ जज, ही कैन असिस्ट अ जज, ही कैन प्रोफेशनली एंड पर्सनली बी इन दैट चेम्बर दैट ही इज़ वर्किंग फॉर. ठीक है. एंड उसको बाकी सारी चीज़ें वो जज के साथ रह के सीखता है. तो व्हेन आई से कि इट्स सेम साइड ऑफ द कॉइन, व्हाट आई रियली मीन इज़ कि वो क्लर्कशिप सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपने जाके जज को असिस्ट करना है या आपने जाके वहाँ काम करना है, बट इट इज़ ऑल्सो फॉर यू. यू आर द वन गेटिंग दी ट्रेनिंग, सही है? तो द जज हु इज़ गेटिंग द लॉ क्लर्क, ही नोज़ हाउ टू यूटिलाइज हिज लॉ क्लर्क और हर लॉ क्लर्क, राइट? उन्हें पता है मैंने इनसे क्या काम लेना है. उन्हें, ही वुड नॉट आस्क यू टू गिव a judgment on its own. He might ask you for opinions, he might ask you for research, he might ask you for different things, but that would be under your framework, your skeleton that you could probably do, right? तो वो आपको उसी तरह का काम देंगे. He also knows कि इस बच्चे से मैंने क्या expect करना है and what can he probably delivers. और some years, some months down your clerkship, जज को भी अंदाज़ा हो जाता है कि what can I get out of him or her, और आपको भी अंदाज़ा हो जाता है what are the expectation of your chamber or your judge. अच्छा, सो नेक्स्ट थिंग इज़ हाउ इज़ लाइफ. वहाँ पे लाइफ कैसी होती है एक लॉ क्लर्क की? क्या करते हैं आप पूरा दिन? आपकी रूटीन क्या होती है? आर यू फ्री, फारिग बैठे हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा काम होता है, ओवर बर्डन होते हैं? हाउ इज़ लाइफ? सो लाइफ डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू योर चेम्बर्स. अब जैसे मैं आपको अगर कहूँ तो मेरा जो चेम्बर है, मेरा सारा रूटीन उस चेम्बर के अराउंड रिवॉल्व करेगा. ऐसे ही हर लॉ क्लर्क का उसके चेम्बर के अराउंड रिवॉल्व करता है. So some judges ask you to come around 9:30 when the court starts. So yeah, some judges ask you to come at 9 before the court. So yeah, half an hour for them to have a discussion with you. या जो पेंडिंग आपके जो भी टास्क हैं आप वो उनसे डिस्कस कर लें, या फिर उनको कोई टास्क असाइन करना है. सही है. एंड इट गोज़ बाय कि आपकी कोर्ट चलती है सुबह में, कोर्ट के बाद आपका चेम्बर वर्क शुरू हो जाता है. एंड जब तक आपके जज साहब इज़ इन द चेम्बर, ही वांट्स यू देयर, यू हैव टू बी अवेलेबल. और इसी तरह आपका डे जो है पूरा वो स्ट्रीमलाइन और स्केड्यूल होता है आपके चेम्बर के हिसाब से. तो फॉर मी इट्स गोज़ फ्रॉम 9 to 6 or 7. इसी तरह हर लॉ क्लर्क का डिफरेंट होता है. तो कुछ जजेस अगर 3-4 चले आ रहे हैं या कोई 6-7 जा रहे हैं या कोई और जल्दी चले आते हैं तो उस आपका स्केड्यूल हो जाता है. बट नॉर्मली इट्स लाइक दिस, सुबह में कोर्ट है एंड बाद में चेम्बर वर्क है. अच्छा, हु इज़ योर बॉस? जैसे कि आपने बताया कि आप चैम्बर में हैं जजेस, बट दूसरे भी तो जजेस हैं. सो क्या आप सब जजेस, आपको कोई भी जज यूटिलाइज़ कर सकता है, या जिस जज को आप असाइंड हैं या आपको वो असाइंड हैं आप सिर्फ उन्हीं के साथ मिलके काम कर सकते हैं? तो प्राइमरीली एंड यूजुअली व्हाट हैपेंस इज़ कि जिस जज के साथ आप काम कर रहे हैं वही जज आपका बॉस है. बट समटाइम इट हैपेंस कि अगर किसी जज साहब का लॉ क्लर्क जो है वो अवेलेबल नहीं है एंड ही वांट्स ए लॉ क्लर्क, या वो चाहते हैं कि उनको कोई रिसर्च चाहिए, तो ही कैन आस्क यू. सही है. तो वो आप उनको असिस्ट कर दें. बट ऑब्वियसली जो आपका चेम्बर है और जो आपका जज है वही आपका बॉस है. एंड इट हैपेंस वेरी रेयरली कि कोई और जज आपको काम दे. सही है. तो आपका जो जज है दैट इज़ योर बॉस. यू वर्क विथ हिम डायरेक्टली, यू वर्क अंडर हिज टाइम लाइन्स, एवरीथिंग इज़ अकॉर्डिंग टू हिज चेम्बर एंड योर जज. अच्छा, आपको कितना एक्सेस होता है टू दी कोर्ट्स अफेयर? लाइक के जैसे हम देखते हैं बहुत सारी फाइल्स होती हैं, ऑर्डर साइन होने होते हैं, ऑर्डर लिखवाए जा रहे होते हैं. क्या आपको इस सारी चीज़ का एक्सेस होता है? एंड हाउ डू यू सी दैट कि एक लॉ क्लर्क को इस सब चीज़ का एक्सेस होना भी चाहिए या नहीं? बिकॉज आप वहाँ पे चैम्बर में हैं जिस आपके साथ, वहाँ पे फाइलें भी हैं, कॉन्फिडेंशियल चीज़ें भी हैं. सो आर यू एक्सपोज टू ऑल दोज थिंग्स? सर आई थिंक बिल्कुल होता है, आपको एक्सपोजर होता है एंड you have the right to look into the files and the orders and everything. But उससे देखें आप, एक प्री चेक है ना. when you get into clerkship they ask you to sign an NDA है. सही है. और उसके बाद
a person who has been through so much of the process, उसकी इतना rigorous उसने process से qualify किया है, he must be a person with integrity. सही है. And वो जब आप चेम्बर के साथ काम करना शुरू करते हैं तो initially the chamber is witnessing you. वो आपको देख रहे होते हैं कि whether we can trust them or not, इसकी integrity कैसी है, trustworthy है या नहीं. तो with time it gets very easy ना, क्योंकि आप भी अगर आपका judge or if you're judge or the person other than your judge you're working with in your chamber, वो समझते हैं कि यार हम इसको ट्रस्ट कर सकते हैं. तो दे गिव यू वर्क. आपके पास फाइल्स का एक्सेस होता है, आपके पास ऑर्डर्स होता है, सब कुछ होता है. एंड दैट इज़ द मेजर रीज़न आप काम कर सकते हैं. अगर आपके फाइल का एक्सेस नहीं होगा, ये चीज़ें नहीं होंगी, तो यू वोंट बी एबल टू वर्क. एंड आई थिंक आई हैवंट हर्ड और प्रॉब्ली हिस्ट्री में मैंने कभी नहीं सुना एलुमनाई से भी कि कभी कुछ ऐसा हुआ हो कि लॉ क्लर्क हैज़ डन समथिंग जो कि बाहर चली गई हो या उसका कोई इंटेग्रिटी का मसला हो. तो आई थिंक इट वर्क्स टिल नाउ. अच्छा, क्या काम टास्क, हम एक जनरलाइज टर्म यूज़ कर रहे हैं कि टास्क आपको दिए जाते हैं. सो मैं एग्जैक्टली जानना चाहूँगा कि कौन कौन से ऐसे टास्क हैं जो कि लॉ क्लर्क्स को दिए जाते हैं. क्या ऑर्डर राइटिंग में उनसे हेल्प ली जाती है, जस्ट रिसर्च करवाई जाती है, डॉक्यूमेंट्स गो थ्रू करवाए जाते हैं, या कोर्ट्स में जब कोर्ट प्रोसीडिंग्स में नोट्स भी लेने होते हैं. क्या क्या टास्क हैं जो कि एक लॉ क्लर्कशिप में लॉ क्लर्क जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है. सर आई थिंक दिस इज़ नॉट ए सेटल क्राइटेरिया फॉर दिस. वो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि वो चेम्बर टू चेम्बर वेरी करता है हम आपसे भी जानना चाहेंगे. बट अगर मैं अपना वर्जन बताऊं तो माई डे स्टार्ट्स एट 9. आई सेट विद माई जज फॉर एन हाफ एन आवर एंड देन आई गो टू द कोर्ट. कोर्ट में आप नोट्स लेते हो. अदर देन योर वर्क इट्स ऑल्सो फॉर योर लर्निंग, क्योंकि जो वकील साहिबान आ रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं, दे आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, राइट. सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स हैं वो, और इतने बड़े बड़े केसेस लेके आ रहे हैं. और आप देखें ना, सुप्रीम कोर्ट तक कंट्रोवर्सी वैसे ही बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो चुकी होती है. सो क्योंकि लीव का क्वेश्चन है तो इट्स ऑलवेज द क्वेश्चन ऑफ लॉ मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स. तो आप उधर बैठे हुए आप सीख भी रहे हो और साथ साथ आप नोट्स भी ले रहे हो. बिकॉज जब आपको जजमेंट लिखने के लिए आ रही है आपके चेम्बर को, तो यू आर द वन हु इज असिस्टिंग योर जज. तो आपको पता होना चाहिए लॉयर का क्या आर्ग्यूमेंट था, व्हाट वाज ही ट्राइंग टू मेक. सही है. तो आपको पता होना चाहिए बिकॉज यू आर वर्किंग. उसके अलावा आफ्टर द कोर्ट आपका चेम्बर शुरू हो जाता है. सही है. नॉर्मली जो जज वुड आस्क यू टू डू सर्टेन काइंड ऑफ रिसर्च. किसी एक पॉइंट पे वो कहेंगे कि आई वांट जजमेंट्स ऑन दिस पॉइंट, या वो आपको कहेंगे कि मुझे इस पर एक होलिस्टिक व्यू चाहिए कि नॉर्मली कोर्ट ने क्या हेल्ड किया है. सही है. या ही वुड टेल यू कि मेरा ये व्यू है, गेट मी सम जजमेंट्स ऑन दिस. ठीक है. उसके अलावा जो फाइल्स आती हैं, आप वो फाइल्स पढ़ लो. आप फाइल्स पढ़ते हो तो आपको पता होता है केस में है क्या. तो यू कैन बेटर असिस्ट योर जज कि इस फाइल के अंदर इस डॉक्यूमेंट पे ये बात हुई हुई है, बट द लॉयर वाज आर्ग्यूइंग दिस, तो हम इसमें ये कर सकते हैं. सही. यू इट ऑब्वियसली डिपेंड्स कि वो आपके ओपिनियन को वैल्यू करते हैं या नहीं करते हैं. सही. बट यू कैन गिव योर ओपिनियन ऑलवेज. उसके अलावा कोई उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटीज़ हैं तो आपको उनमें इंडल्ज करते हैं कि आप मुझे इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के ऊपर हेल्प करें कि जी लेट्स सपोज कोई कमेटी ऑन द बिल्डिंग कमेटी है. सही है. तो बिल्डिंग में हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, बिकॉज एज ए लॉ क्लर्क इट्स योर वर्क प्लेस ऑल्सो. तो वो आपको उस चीज़ों में आप उनको हेल्प कर सकते हैं. इसी तरह कई सारे जजेस हैं जिनके पास दूसरे टास्क भी हैं. जैसे किसी के पास एकेडमी है, जुडिशल एकेडमी, समवन इज़ वर्किंग ऑन दिस क्लर्कशिप कमेटी. सही है. तो आप उनको उन चीज़ों में भी हेल्प कर सकते हैं. तो इट्स लाइक वर्सेटाइल नेचर ऑफ टास्क दैट यू आर डूइंग, लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव. तो इसमें आपको जजमेंट राइटिंग में कोई हेल्प आपसे ली जाती है, लाइक कि जज इज़ राइटिंग द जजमेंट और आपको कहा जाए कि इसका कोई पोर्शन आप लिख के या असिस्ट करें लिखने में, इन अ सेंस के स्टेनोज के साथ बैठ के आप उनको कोई डिक्टेशंस दें या एनीथिंग एनी मटेरियल जो उसमें क्या कहते हैं कंट्रीब्यूशन इन द जजमेंट, इस तरह का भी होता है या वो जज साहिबान जो हैं वो खुद ही करते हैं? सर मेरे एक्सपीरियंस में तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. जजमेंट वो खुद लिखते हैं. बट इट मे बी द रियलिटी फॉर सम अदर चेम्बर्स, बट मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ. महबूब, आप जो हैं वो कोऑर्डिनेटर भी हैं लॉ क्लर्कशिप्स के, तो ये क्या चीज़ होती है? कोऑर्डिनेशन में आप क्या करते हैं, इसमें क्या फंक्शंस होते हैं आपके? सो बेसिकली देयर आर 2 कोऑर्डिनेटर्स फॉर एवरी ईयर. उनका काम क्या होता है? उनका काम ये होता है कि जो भी एप्लीकेशन आती हैं उनको शॉर्टलिस्ट करना, क्वेश्चंस बनाना एप्लीकेशन के, उनको शॉर्टलिस्ट करना विथ योर ऑफ कोर्स विथ योर स्टीम जजेस, एंड फिर उन जो आपके बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनसे कोऑर्डिनेशन करना, उनको बुलाना फॉर इंटरव्यूज़, उनकी सिलेक्शन ईमेल्स भेजना, इंटरव्यूज़ को स्ट्रीमलाइन करवाना. द 2 सिटिंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दे टेक योर इंटरव्यू. तो यू आर द वन एज अ स्टाफ हु इज असिस्टिंग देम उन इंटरव्यूज़ पे और डॉक्यूमेंट्स की शॉर्ट लिस्टिंग पे, सारी चीज़ों पे कि पर्टिकुलर एप्लीकेंट क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है या नहीं.
उसके बाद जब एक एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट हो जाती है, बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं, दे कम टू द सुप्रीम कोर्ट, सो यू आर द वन हु इज़ लुकिंग आफ्टर देम। तो उनको सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग दिखाना, उनको द नॉर्म्स, डूज एंड डोंट्स बताना, सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से आपने बिहेव करना है। हमें भी बताएं आप, मैं एक इसके फंक्शंस के बाद में ये आई जानना कम टू चाहूँगा। दैट। उसके बाद आप उनकी कोई भी क्वेरीज हैं, जैसे आपको टेबल एलोकेशन है, द प्लेस यू विल सिट, आपको कौन से रूम में बैठना है, सही है, आपको अपनी चेम्बर से कांटेक्ट करने में मसला हो रहा है, वो वेकेशंस पे गए हुए हैं या फॉर व्हाटसोएवर रीज़न, या आपको दूसरे लॉ क्लर्क से कोई इशू है, या आपको विद इन सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में किसी चीज़ के एक्सेस का मसला है, तो इन सारी चीज़ों को वो कोऑर्डिनेटर का काम है कि दे वुड टेक इट टू द क्लर्कशिप कमेटी, बिकॉज किसी भी लॉ क्लर्क का मसला है तो वो क्लर्कशिप कमेटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, दे वुड सॉर्ट इट आउट फॉर देम। तो वो क्लर्कशिप कमेटी फिर बाद में एडमिन से या जिससे भी बात करनी होती है तो दे विल डू इट फॉर देम। तो वो सारा काम जो है वो कोऑर्डिनेटर्स करते हैं। आपस में लॉ क्लर्क्स की कोऑर्डिनेशन का भी मतलब एक काम है कि टू ब्रेक द आइस, उनके कोई ऐसे इवेंट्स करवाना सो दैट दे मिंगल अप वेल एंड एवरीथिंग। तो ये इस तरह। हाँ, तो डूज एंड डोंट्स में जानना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के लॉ क्लर्क्स के लिए क्या डूज हैं एंड क्या डोंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें वो कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। सर आई थिंक वो मेजॉरिटी वही चीज़ें हैं जो आप एक लॉ फर्म में होती हैं कि जी आपने इंटेग्रिटी रखनी है, कोई कॉन्फिडेंशियल चीज़ पे आप काम कर रहे हैं तो आपने डिस्क्लोज़ नहीं करनी है, यू हैव टू अपीयर एज अ पर्सन हुज वर्किंग विद अ जज। तो आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी जो किसी भी जजमेंट का कोई भी पोर्शन जो है वो एक्सपोज कर दे, या कोई भी ऐसी बिफोर अनाउंसमेंट ऑफ कोर्स, या कोई जज का माइंड डिस्क्लोज कर दे, या इट पोजेज अ क्वेश्चन टू द इंटेग्रिटी ऑफ अ जजमेंट और ऑफ योर चेम्बर्स और ऑफ योर जज। उसके अलावा जो नॉर्मल डूज एंड डोंट्स होते हैं एक जगह पे काम करने के, कि आपने स्केड्यूल फॉलो करना है, टाइम पे आना है, टाइम पे जाना है, यू हैव टू be observant of everything, you have to be punctual, you have to be there whenever your judge asks you to, सही है। और इसके अलावा ऑफ कोर्स आपने दूसरे जजेस की रिस्पेक्ट करनी है। जैसे एक बेसिक सा इंसिडेंट होता है दैट एवरीवन टेल्स द न्यू लॉ क्लर्क कि जी जब जजेस वॉक कर रहे हैं जजेस ब्लॉक से तो यू हैव टू स्टैंड असाइड। वो आप नॉर्मली सीख भी जाते हो बिकॉज व्हेन यू गो देयर तो सब इसी तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं ना। सो इफ़ अ जज इज़ कमिंग फॉर अ लिफ्ट तो यू स्टॉप एंड लेट हिम गो थ्रू, सही है। तो इसी तरह की चीज़ें, तो उसमें कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो जो बेसिक हर जगह का डूज एंड डोंट्स होता है। कोई डेजिग्नेटेड वॉशरूम है फॉर वुमेन और फॉर वुमेन लॉ क्लर्क साहब ने वो यूज़ नहीं करना, या कोई पर्टिकुलर किचन है जो सिर्फ जजेस का है तो आपको वो यूज़ नहीं करना, यू सी। तो इस तरह की प्रोटोकॉल, बेसिक एथिक्स बेसिक एथिक्स। अच्छा, आप सारे प्रोसेस से गुजरे हैं एंड यू आर एक्सपोज टू एवरी इन्फॉर्मेशन जो कि क्लर्कशिप में होती है। सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, बड़ी एक तारीख साज और बड़ी एक क्लासिकल सी बिल्डिंग है, तो आप लोग कहाँ पे बैठते हैं इस बिल्डिंग में? क्या आप जो हर लॉ क्लर्क जो है वो चैम्बर में या उस चैम्बर के साथ उसका अलग कोई रूम होता है, या देयर इज़ अ डेजिग्नेटेड स्पेस फॉर ऑल द लॉ क्लर्क्स, उसमें उनको डेस्क अलॉट किए गए हैं? सिटिंग एरिया कहाँ पे होता है? एंड जैसे कि आपने कहा कि आप कोर्ट्स में भी जज साहब के साथ आप होते थे, तो क्या जब कोर्ट रूम में भी कोई क्लर्क्स के लिए अलग सिटिंग स्पेस होती है, या दे जस्ट सिट बिहाइंड द बेंचेस जो कि लोगों के लिए आम होते हैं उन्हीं में? तो सर फर्स्ट कमिंग टू द कोर्ट में इस तरह होता है कि देयर इज़ अ डेजिग्नेटेड स्पेस जहाँ आपका IT वाले पर्सन या जो आपके स्टेनोग्राफर्स बैठे हुए, यू कैन सिट देयर बिकॉज यू आर ऑल्सो स्टाफ ऑफ द कोर्ट। बट आई डोंट सिट देयर, आई सिट विद द lawyers and with the litigants where they are sitting. So there's no hard and fast rule, आप वहाँ भी बैठ सकते हैं at your designated space, and आप जो chairs लगी हुई हैं आप उन पे भी बैठ सकते हैं। और वो डिपेंड करता है कि some judges want a eye connection with you, so like if he wants you to note something so he can just give you an eye, सही है, तो you can just write it down। कुछ जजेस को होता है वो आपसे इतना ज़्यादा इंटरेक्ट अगर कोर्ट में नहीं करें तो you can sit anywhere। अदर देन दैट अगर आप चेम्बर्स का पूछें तो जजेस ब्लॉक के अंदर द 3 floors, उनके ऊपर जजेस के डिफरेंट फ्लोर पे डिफरेंट चेम्बर्स हैं। तो देयर इज़ ए वन डेजिग्नेटेड कॉमन स्पेस फॉर लॉ क्लर्क्स। एक कमरा है ऑन द फर्स्ट फ्लोर, देयर 2 rooms ऑन द सेकंड फ्लोर एंड देयर 1 room ऑन द थर्ड फ्लोर। सो आप उसमें अपने आप को एडजस्ट कर लें। आपके चेम्बर फर्स्ट फ्लोर पे तो आपको वो एक्सेसिबल है कि आप फर्स्ट पे बैठे हैं, आपका चेम्बर सेकंड पे तो इट्स एक्सेसिबल फॉर यू टू सिट ऑन द सेकंड फ्लोर। इसी तरीके से वो कॉमन स्पेसेस है। हाँ, वो एक रूम है उसके अंदर लाइक 5 to 6 डेस्क हैं, तो आप उसमें से कोई एक डेस्क अपनी ले लें। अलॉट किए जाते हैं वो, अलॉट किए जाते हैं, यू टेक इट फॉर योरसेल्फ। अच्छा, बिफोर कमिंग टू द एप्लीकेशन प्रोसेस एंड क्राइटेरियाज ईच एंड एवरीथिंग, आई वुड लाइक टू नो कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस लॉ क्लर्कशिप्स? कहाँ से आता है ये हमारे पास कॉन्सेप्ट, एंड इनिशिएट कहाँ से हुआ ये?
So I think initially it was in the US Supreme Court that they had this law clerkship program. और इनिशियली वो लाए भी इसीलिए गए थे लॉ क्लर्क्स सो दैट दे हेल्प जजेस राइट जजमेंट्स, डू रिसर्च और उनके काम को एफिशिएंट बनाना और इफ़ेक्टिव बनाना. इन पाकिस्तान इट केम back in I think 2009 or 10 when Justice Jawades Khwaja he started this clerkship. तो उन्होंने जब ये क्लर्कशिप प्रोग्राम शुरू किया, इनिशियली ऑफ कोर्स व्हेन एवर अ चेंज इज कमिंग द पीपल आर कंजर्वेटिव अबाउट इट. तो जब उन्होंने ये शुरू किया तो इनिशियली आई थिंक देयर वाज ए कंजर्वेटिव व्यू बाय द जजेस. तो इनिशियली उन्होंने एक अपना वो ही यूज्ड टू टीच इन लम्स, तो वो वहाँ से ही अपना एक स्टूडेंट को अपने साथ एज ए लॉ क्लर्क ले आए. तो उन्होंने शुरू में ऐसे काम किया, फिर उन्होंने वही 2-3 और जजेस को अपने स्टूडेंट्स लॉ क्लास रखवाए. देन जजेस ऑल्सो रियलाइज कि जी ये तो हमारा काम एफिशिएंट हो रहा है, इफेक्टिव हो रहा है. देन फुल कोर्ट सेट और फुल कोर्ट ने क्लर्कशिप प्रोग्राम को अपने रूल्स के अंदर एडमिट किया कि जी अब जो है वो क्लर्कशिप प्रोग्राम पूरा एक डेजिग्नेटेड क्लर्कशिप प्रोग्राम होगा, सही है, बाय दिस बैकिंग. और फिर वहाँ से वो क्लर्कशिप प्रोग्राम शुरू हो गया. सो यू नो इट हैज़ अ लेगेसी ऑफ नाउ आई थिंक 12-13-14 ईयर्स कि जी वो इतने साल से लॉ क्लर्क्स काम कर रहे हैं, वो एक लेगेसी बन गई है, इतने सारे जजेस के साथ काम किया. तो दैट्स हाउ क्लर्कशिप इज़ गोइंग. अच्छा, यहाँ पे आपने बात की जवादेस ख्वाजा साहब की कि उन्होंने लम्प से एक स्टूडेंट को या ग्रेजुएट को लिया एंड वहाँ से क्लर्कशिप स्टार्ट हुई. सो हम एक पैटर्न भी देखते हैं कि ज़्यादातर जो लॉ क्लर्क्स होते हैं या तो लम्प से या तो हार्वर्ड से होते हैं. सो इज़ देयर एनी क्राइटेरिया कि यार लम्प से होना चाहिए या हार्वर्ड से होना चाहिए? आई नो कि आप उनमें से किसी में से भी नहीं हैं एंड यू आर स्टिल देयर, बट ज़्यादातर हम ये पैटर्न देखते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सर एज यू योरसेल्फ सेड कि आई एम वन ऑफ द एग्जांपल, सो आई वुड से मेरे बैच में इस तरह बहुत कम है. देयर इज़ वेरी वेरी डाइवर्स ग्रुप, सही है, इन टर्म्स ऑफ द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन दे आर कमिंग फ्रॉम, इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल बैकग्राउंड दे आर कमिंग फ्रॉम, इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन दैट दे आर कमिंग फ्रॉम. उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है एंड यू विल सी दैट फॉर योरसेल्फ ऑल्सो. अब हर साल आप देखेंगे ना, हर दफ़ा क्लर्कशिप में वो सारे प्रोविंसेस से लोग लेते हैं, एंड फ्रॉम अर्बन ऑल्सो एंड रूरल ऑल्सो एंड फ्रॉम डिफरेंट एकेडमिक बैकग्राउंड, सही है. इनिशियली शायद ऐसा होता हो, मेरा भी एक एक्सपर्जन था इनिशियली, आई ऑल्सो थॉट लाइक दिस, यू आर वेरी राइट ऑन दिस क्वेश्चन. बट ये मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इस तरह नहीं है. मेरे बैच में दे आर मोर पीपल फ्रॉम लोकल पाकिस्तानी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन दैन एक्सटर्नल प्रोग्राम्स और फ्रॉम लम्स, सही है. तो आई कैन से दिस बाय एन एक्सपीरियंस के इस तरह नहीं है, सब जगह से होता है, सारे जोग्राफिकल लोकेशन से भी है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड से भी है और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से भी है. तो यू हैव अ फेयर अपॉर्चुनिटी. उसके अलावा इफ़ यू सी द क्लर्कशिप क्राइटेरिया दिस ईयर, इट स्पेसिफिकली सेट्स आउट कि फॉर अ स्टूडेंट हु इज़ कमिंग फ्रॉम अ लोकल एकेडमिक इंस्टीट्यूशन would have to have 3.0 minimum CGPA to qualify for the clerkship program. इसी तरह a person who's coming from an external program, वो यहाँ वाला एक्सटर्नल प्रोग्राम हो या हैज़ डन हिज बैचलर्स फ्रॉम UK और US, तो उनका होना चाहिए एटलीस्ट 1, सही है. तो उनका भी क्राइटेरिया दिया हुआ है और हमारा भी क्राइटेरिया दिया हुआ है. तो आई थिंक इट्स फेयर एट दिस पॉइंट टाइम, इट्स फेयर. अच्छा, आप चूँकि यू आर वन ऑफ दोज पीपल जिसने विटनेस किया है बीइंग विद इन सुप्रीम कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलग हुए, एंड आई नो फॉर द फैक्ट कि आप वहाँ पे थे उस वक्त, एंड अब क्लर्कशिप्स भी दोनों जगह पे हैं. तो इसमें क्लर्कशिप्स पे सबसे पहले मैं तो जानना चाहूँगा कि विद इन सुप्रीम कोर्ट वो डिवीज़न कैसा था? देयर वाज लाइक कि कोई क्लैशेस थे बिल्डिंग को लेके या इस तरह के कोई क्लैशेस? और जो लॉ क्लर्क्स थे वो सुप्रीम कोर्ट ने हायर किए थे, बट अब वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को भी ज़ाहिर चाहिए, एंड अभी उन्होंने अपनी नई क्लर्कशिप्स को भी अनाउंस किया है. तो वो उस वक्त का ट्रांजिशन कैसा था कि चेंज किस तरह से हुए, लोगों को सुप्रीम कोर्ट से फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कैसे लेके जाया गया? क्या जो जजेस उधर वहाँ पे गए, FCC गए, उनके साथ उनके क्लर्क्स भी गए? ये कैसे हुआ, ये सब ट्रांजिशन कैसे थी? सर एग्जैक्टली ऐसे ही ट्रांजिशन हुआ. द लॉ क्लर्क्स वो वर्किंग विद देयर रिस्पेक्टिव जजेस, वो उन्हीं के साथ उस कोर्ट में चले गए. सो द जजेस हु वर वर्किंग एज अ जज एट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आफ्टर द अमेंडमेंट दे वेंट टू द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट. तो उनके लॉ क्लर्क्स थे वो उन्हीं के साथ चले गए, बिकॉज सी इनिशियली तो ऑफ कोर्स दे गॉट इनटू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लॉ क्लर्कशिप प्रोग्राम, बट व्हेन यू वर्किंग विथ योर जज, आपका बॉस वही होते हैं. तो यू गेट दैट काइंड ऑफ प्रॉक्सिमिटी विद दैम, यू गेट काइंड ऑफ ए रिलेशनशिप विद दैम दैट यू बिल्ड ओवर द टाइम.
तो वो जाहिर सी बात है वो आपके साथ कंफर्टेबल होते हैं एंड आप भी समझ चुके होते हैं मैंने चेम्बर में काम किस तरह करना है, किस तरह का काम मिलेगा, तो इट वाज बेटर फॉर देम टू गो देयर। फिर हुआ इस तरीके से कि व्हेन दे वेंट टू द FCC तो उनको वहाँ उनके नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल गए फ्रॉम दी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट। इनिशियली 1 आध महीना उन्होंने काम किया ऑन द सुप्रीम कोर्ट कॉन्ट्रैक्ट, बट बाद में उनको उनके नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल गए। तो दैट्स हाउ इट ट्रांजिशन, इट वाज वेरी पीसफुल ट्रांजिशन, बहुत पीसफुली ट्रांजिशन हुआ। बस वो अपने जजेस के साथ वहाँ गए, काम करते रहे फॉर अ मंथ और सो, उसके बाद उनको FCC के कॉन्ट्रैक्ट्स मिल गए एंड देन दे स्टार्टेड वर्किंग एज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट लॉ क्लर्क्स। अच्छा, नाउ कमिंग टूवर्ड्स द क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया है और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं टू बी ए लॉ क्लर्क? सर आई थिंक पहले अगर मैं आपको रिक्वायरमेंट बताऊँ तो रिक्वायरमेंट बहुत बेसिक है। आप एक पाकिस्तानी सिटीज़न होनी चाहिए, आपने डिग्री जो है अपनी वो कंप्लीट करनी चाहिए लास्ट 4 years में। सो लाइक इफ़ यू ग्रेजुएटेड इन 2022 यू आर एलिजिबल टू अप्लाई राइट नाउ। अगले साल आप शायद एलिजिबल ना हो क्योंकि 4 साल की वो रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी जो एकेडमिक, अगर आप लोकल एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से आते हैं फ्रॉम अ पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशन, तो आपकी एटलीस्ट 3.0 CGPA होनी चाहिए। और अगर आप आ रहे हैं एक्सटर्नल प्रोग्राम से तो आपकी 2.1 होनी चाहिए एटलीस्ट। अदर देन दैट आपकी ये रिक्वायरमेंट है कि आप 28 ईयर से कम होने चाहिए एज में और इक्विवेलेंट होने चाहिए। So I think that is the basic requirement. Now coming to the criteria is also very simple. If I tell you the grading that we have done in terms of the percentage that we are assigning to every portion, so that would be कि आपका 15% है to your academia, कि जो आपके academic grades हैं। This is you are talking about weightage कि किस चीज़ को कितना weightage, weightage वो आपकी grading किस तरीके से होगी। तो आपको 15% आपके academia का है, सही है, the grades that you got. Then 15% आपका एक्सपीरियंस एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। एक्सपीरियंसेस से आई मीन जैसे कि आपने कोई इंटर्नशिप्स की हो, सही है, और वो वर्किंग पार्ट टाइम एज ए लीगल एसोसिएट एट सम फर्म। उसके अलावा आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से आई मीन आपने कोई डिबेटिंग की, आपने मूटिंग की, या आपने इसी तरह के कोई सिमिलर एक्टिविटीज़ की, सही है, 15% उसका कम्युलेटिवली परसेंटेज है। देन 5% है आपकी मोटिवेशन का, आपके इनिशिएटिव टेकिंग स्किल्स का, इन सब का मिला के 5% है, सही है। अब मोटिवेशन इनिशिएटिव्स में क्या आ सकता है कि कोई भी आपने कोई स्टार्टअप इनिशिएट किया हो, या आपने कोई लीगल अवेयरनेस का प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया हो, और एनीथिंग दैट यू थिंक इज़ रिलेवेंट टू दिस। सो आई कैन गेट 5% आई थिंक। हाँ, ये वाइट ठीक है। उसके अलावा आपका 50% है इंटरव्यू का, बट दैट इज़ आफ्टर यू क्वालिफाई, सही है। वो 50% जो आपके जजेस इंटरव्यू लेंगे उसका है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट 15% इज़ फॉर योर रिसर्च एंड राइटिंग स्किल्स। That would be evaluated from your essay answers. वो आपके जो essay के answers हैं उनसे evaluate होगा। So if I give you a skeleton of what we have is, और सबकी जो answers की limit है that is 800 words, सही है, because obviously अगर आप ज़्यादा करते हो तो that would be negatively marked. Then there are 7 questions, एक compulsory question है उसमें, and that is कि share an experience. It could be academic experience, it could be personal, professional, any kind of an experience that change how you think about law, सही है। तो एक आपका ये क्वेश्चन हो गया, दैट इज़ द कंपलसरी क्वेश्चन। बाकी के जो 6 क्वेश्चन हैं उनमें से यू हैव टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो उनमें से एक क्वेश्चन ये है कि लेट्स सपोज सुप्रीम कोर्ट की कोई एक जजमेंट इन द लास्ट 5 years सिविल और क्रिमिनल दैट यू डिसएग्री विथ, और ऑब्वियसली यू हैव टू गिव योर रीजंस कि जी मैं इससे डिसएग्री करता हूँ, तो वाई डू आई डिसएग्री, सही है। ऐसे ही एक क्वेश्चन है कि पर्पसिव इंटरप्रिटेशन पे आप उसको क्रिटिकली एनालाइज करें, सही है, और उसको बताएं कि हाउ डिड इट हेल्प शेप द कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्प्रूडेंस और द जूरिस्प्रूडेंस अदरवाइज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह एक क्वेश्चन है विच इज़ आई थिंक द मोस्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन कि NJPMC, सही है, उन्होंने 2026 में AI के यूज़ पे गाइडलाइंस दी इन जुडिशरी। तो व्हाट वी आर आस्किंग इज़ कि आप बताएं कि वो क्या क्वेश्चन होना चाहिए, व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया फॉर द जजेस और फॉर द लॉयर्स और anyone who's relevant to the legal field for them to use AI, सही है। एक ये क्वेश्चन हो गया, सही है। एक क्वेश्चन है कि whether the accused is a favorite child of law, उस पर आपको उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है कि है या नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं, यू गेट मी। तो उसमें से आपने 4 क्वेश्चन करना है, सही है, आउट ऑफ द 6 ऑप्शनल क्वेश्चन। तो ये है जो आपका 15% वेटेज बनाता है रिसर्च एंड राइटिंग का, और सारे 800 वर्ड्स के अंदर होंगे। यू विल राइट योर आंसर्स, यूल फिल अप योर एप्लीकेशन फॉर्म। एक आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, एक पर्सनल स्टेटमेंट हो गई, ऐसे क्वेश्चन हो गए।
उनके साथ आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अनेक्स करने हैं, वट एवर यू थिंक इज़ रेलिवेंट। सही है, आपकी डिग्री की रिक्वायरमेंट है दैट यू शुड हैव डिग्री बाय द टाइम यू स्टार्ट योर क्लर्कशिप। तो पीपल हु हैव given their final year exams but they are waiting for their results, they are eligible to apply, they should apply. People who are waiting for their degrees but उनका complete हो गया है, they should apply. अगर आपका ट्रांसक्रिप्ट अभी नहीं आया, आपका डिग्री नहीं आया, you can obviously आप बाद में उसको अपने साथ भेज सकते हो, but that would be conditional because आपका एक रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी 3.0 CGPA हो या एटलीस्ट 2.1 हो। ठीक है, तो ये उसकी रिक्वायरमेंट है। तो आपने ये सारी चीज़ें अलॉन्ग विथ योर डॉक्यूमेंट दैट यू थिंक आर रेलिवेंट, जैसे अगर आपको कोई इंटर्नशिप एक्सपीरियंसेस हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपने कोई वॉलंटियर वर्क किया हुआ उनके सर्टिफिकेट्स होंगे, इसी तरह आपने मीटिंग की है, डिबेटिंग की है, उनके आपके पास मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं इसके साथ? मैंडेटरी आपकी CV होगी, आपके वो एक्सपीरियंस लेटर्स होंगे, ठीक है, रेफरेंस लेटर्स। हाँ, आई एम कमिंग टू रेफरेंस लेटर्स। एक्सपीरियंस लेटर्स हो गए, आपके जो आपके ग्रेड्स हैं, सही है, आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, सही है, आपके मैट्रिक का पास सर्टिफिकेट, और इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम O levels A levels तो उनके जो भी आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर योर रेफरेंस लेटर्स। सही है, तो देयर शुड बी 2 रेफरेंस लेटर्स, उनमें से वो एकेडमिक भी हो सकते हैं, सही है, और वो प्रोफेशनल भी हो सकते हैं, बट द पर्सन हु इज़ रिकमेंडिंग यू shouldn't be your relative or shouldn't be related to you. सही है, he can be a person who might have taught you, तो और वो आपको पिछले 1 साल से जानने होने चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि वो आपको 1 साल से जानते होंगे, दैट इज़ द रीज़न दे विल बी एबल टू रिकमेंड यू। सही है, उनके नीचे साइन होनी चाहिए, उनका कॉन्टैक्ट की डिटेल्स होनी चाहिए। सो इफ़ द असेसर्स हु वांट टू चेक कि वेदर दिस पर्सन हैज़ रिकमेंडेड यू और नॉट, तो वो उसको चेक करवा सकें। ठीक है, तो वो 2 रिकमेंडेशन लेटर्स होंगे, वो भी आपने साथ उसके लगा देना है। तो दैट इज़ द बेसिक क्राइटेरिया। आई थिंक इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है। अच्छा, CV मैं आपसे पूछूंगा, क्या आपने अपनी CV किस पैटर्न पे बनाई थी? ब्रीफ इसकी जो CV भी इट इज़ आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एज वेल। क्या होना चाहिए CV में, क्या चीज़ें ऐड करनी है, क्या नहीं करनी, कितनी लंबी होनी चाहिए? अब ब्रीफ इसमें मुझे काइंडली। आई थिंक CV में आप अपने रेलिवेंट एक्सपीरियंसेस डालो। देखो, इफ़ यू हैव वन ए चैम्पियनशिप फॉर लाइक बैडमिंटन और क्रिकेट दैट इज़ नॉट रेलिवेंट एंड यू थिंक कि CV बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट हो रही है, तो आप वो चीज़ें निकाल दो। यू पुट इन थिंग दैट इज़ रेलिवेंट टू योर क्लर्कशिप एप्लीकेशन एंड दैट रिफ्लेक्ट्स यू कि जी ये बंदा ये है, तो आप वो वाली चीज़ें रेलिवेंट रखो और बिल्कुल समराइज़ 1 पेजर और 1.5 पेजर आपकी CV होनी चाहिए। दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग। और आपको कुछ ऐसी चीज़ लगती है कि आपने वो अपने एसेज में मेंशन या अपनी पर्सनल स्टेटमेंट में मेंशन नहीं की, तो आप अपनी CV में डाल दो। यूज़ एवरी स्पेस फॉर योर ओन लेवरेज, कि आपको लगता है मैंने ये बात यहाँ नहीं की हुई, तो आप यहाँ कर दो। एंड ऑल्सो सी दिस इज़ ए क्लर्कशिप एप्लीकेशन, तो इफ़ यू हैव पुट इन लॉन्ग आवर्स इन योर लिटिगेशन, दैट इज़ नॉट व्हाट क्लर्कशिप इज़ लुकिंग फॉर। सही है, आपको ये रियलाइज़ करना है कि क्लर्कशिप में व्हाट डू दे वांट फ्रॉम मी। ठीक है, उनको मुझसे क्या चाहिए। आप लॉन्ग आवर्स काम करते रहें इन योर लिटिगेशन फॉर्म, दैट इज़ नॉट व्हाट ए क्लर्कशिप असेसर इज़ लुकिंग फॉर। तो आपने रेलिवेंट एक्सपीरियंस से डालने, रिसर्च, राइटिंग और इस तरह की चीज़ें डालनी है। अच्छा, अब आपने भी जैसे क्वेश्चंस आंसर्स की हमने बात की, आपने क्वेश्चन से बता दिए कौन से क्वेश्चंस होते हैं। देखें, एट द एंड द पर्पस ऑफ क्वेश्चन इज़ कि आपके रिसर्च स्किल्स और आपकी राइटिंग स्किल्स को चेक करना। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आप अपनी एप्लीकेशन के लिए अपने एसेज लिख रहे थे, तो आपने किस तरह से लिखे, वो उनकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, कंटेंट आपने कैसे होना चाहिए, और ख़ास करके जो केसेस को रेफ़र किया जाता है वो कैसे होना चाहिए? बिकॉज वो 500 वर्ड्स और 800 वर्ड्स दे आर वेरी मिनिमम लिमिट्स, और आप एक अच्छा टॉपिक कवर नहीं कर सकते इतने वर्ड्स में। तो कैसे प्रिसाइज आपने लिखा, आपने किस पैटर्न पे वो सारी चीज़ें लिखी, कैसे रेफरेंसिंग की, एंड क्वालिटी चेक कैसे की जाती है इन एसेज से? सो आई थिंक वो 800 वर्ड्स रखा ही इसलिए गया फॉर 2 fold रीज़न। फर्स्टली कि वो जो बच्चा है उसकी कॉम्पिटेंस देखने के लिए कि इफ़ यू कुड समराइज एवरीथिंग, बिकॉज व्हेन यू वर्किंग एज अ लॉ क्लर्क, तो आप if you have done certain kind of a research, you cannot go and tell judge साहब that this is the research that I have done, या आप पूरी judgment पढ़ लें. Of course you have to summarize it in words in order to save the time of a judge, right? So यहाँ भी आपने कम टाइम में पूरी बात लिखनी है, ठीक है, that is difficult, but on the other side of it that is also beneficial for you because आपने छोटी छोटी बात करके अपने सारे आर्ग्यूमेंट्स देने. So when I was doing clerkship के लिए एप्लीकेशन, तो आई स्टार्टेड विद द क्वेश्चन. सो लेट्स सपोज एक क्वेश्चन था डिसेंट विद द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, सही है. तो आई वेंट थ्रू सेवरल केस लॉज जो मैंने पढ़े, उनमें से मुझे एक केस लॉ समझ आया दैट आई शुड डिफ्रेंशिएट विथ इट, सही है. तो मैंने उस पर अपनी रीजनिंग स्टार्ट की. तो इनिशियली आई टोल्ड
इन माई आंसर कि वाई डू आई डिफ़र विथ इट, सही है, मैंने वो बताया कि मैं इस जजमेंट से डिफ़र करता हूँ फॉर दीज रीजन, एंड देन फिर मैंने उसको सपोर्ट करना किया. आई वुड सजेस्ट, एंड दिस इज माई पर्सनल सजेशन, कि आप आईरेक फॉलो करो, इशू, रूल, सही है, एप्लीकेशन और कंक्लूजन. तो आप एक स्टैंडर्ड फॉर्म में चलते हैं, आप उसमें जजमेंट साइड कर दें और बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट कि आप उसके फुटनोट्स में सारी साइटेशंस डालें, बिकॉज यू आर गिविंग एन आर्ग्यूमेंट एंड यू हैव टू सपोर्ट इट. You cannot say this is my argument. You have to support it with reasoning. You have to support it with precedents. You have to support it with statutes. तो आपको हर चीज़ का पीछे से एक बैकिंग देनी है, सही है, to make it look more holistic, to make it look more robust, right? अब आपकी बात है कि हम उसको evaluate कैसे करते हैं. So if you see the criteria that we have given, हमने उसको परसेंटेज के आगे उसकी एक डिस्क्रिप्शन भी दी है, that tells कि what do we look for, कि आपने उस पर कितनी अच्छी रिसर्च की है, आपने कितने प्रेसिडेंट्स को साइट किया, कौन कौन से. सो ए पर्सन वाज ड्राफ्टेड दिस एप्लीकेशन नोज के इस पे रेलिवेंट प्रेसिडेंट्स कौन से हैं, रेलिवेंट सिचुएशंस कौन सी थी. तो आपने वो चीज़ें हाईलाइट उसमें की हैं या नहीं, आपकी रीजनिंग जो है, आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हैं, सही है, और आपने उनको यूज़ किस तरीके से किया हुआ है. फिर आप जाहिर सी बात है आप उसको इस तरह भी कर सकते हो कि यू ब्रिंग इट समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, बट इफ़ यू कुड सपोर्ट इट विथ योर आर्ग्यूमेंट्स विथ ऑब्वियसली द लीगल प्रेसिडेंट्स एंड स्टैट्यूट्स, तो आप वो भी बात कर सकते हो. तो मैं जब वे जानने का मकसद ये था कि वो जो प्रिसाइज, बहुत प्रिसाइजली आपको लिखना होता है, तो आपने वो कैसे प्रिसाइज किया? जब आपने एक ही बार में वो जस्ट लिखा ही प्रिसाइज, वाज दैट समथिंग नेचुरल इनसाइड यू कि यार आपने वो जस्ट इन वन गो आपने लिख दिया, कोई एआई के टूल्स यूज़ किए, या आप बैठे रहे उसको वर्ड्स को चेंज किया, फ्रेजेस को चेंज किया, और लैंग्वेज कैसे यूज़ करनी है, बहुत अच्छी अंग्रेज़ी होनी चाहिए, नॉर्मल हो, एंड एआई का यूज़ किया जा सकता है या नहीं? अच्छा, तो योर फर्स्ट क्वेश्चन, ऑब्वियसली यू स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, बिकॉज आप अपना पहला ड्राफ्ट बनाते हो तो इट गोज़ टू लाइक 2000 वर्ड्स, 3000 वर्ड्स. फिर आपको लगता है यू रीड इट विद अ फ्रेश माइंड, आपको लगता नहीं यार ये बात इज़ समथिंग दैट आई एग्जैजरेटेड अपॉन, तो आप उसको वो कट कर दो. तो ऑब्वियसली योर फर्स्ट ड्राफ्ट इज़ गोना बी अ मेमो ड्राफ्ट, उसमें आपके 3000-4000 वर्ड्स होंगे. बट बाय द टाइम यू स्टार्ट रीडिंग इट अगैन एंड अगैन, तो आपको खुद रियलाइज़ होने लगेगा कि यार दिस इज़ वेयर आई हैव I've spoken about one thing again and again, तो आप उसको वहाँ से मिनिमाइज़ कर दो. तो द बेस्ट टिप वुड बी कि स्टार्ट एज अर्ली एज यू कुड, ताकि आपको उसको रिव्यू करने का बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाए. ठीक है, आपके पास अगर 2-3 दिन हो रिव्यू करने के लिए, तो आप उसको अपनी वर्ड लिमिट में लेके आ सकते हो. आपको पता होगा कि यार ये मेरा मेन आर्ग्यूमेंट है, बट इस मेन आर्ग्यूमेंट के ऊपर मुझे इतने लाइन्स लिखने हैं, फिर ये मेरा मेन आर्ग्यूमेंट है, आई हैव टू राइट दिस मच ऑन दिस. ठीक है. सेकेंडली, आप दो स्टैंडर्ड्स हैं दैट वी सेट. वन इज़ दैट यू डोंट यूज़ एआई टू राइट योर आंसर्स. सेकेंडली इज़ प्लेजरिज्म. ठीक है, ऑब्वियसली आप असिस्टेंस तो ले सकते हो एआई से, बट यू कैन नॉट यूज़ एआई टू राइट योर आंसर्स. ठीक है, वो तो क्योंकि बिकॉज ए पर्सन हुज रीडिंग दे वुड नो कि ये एआई से लिखा हुआ है. अदर दैन दैट वी मेक दीज एप्लीकेशंस गो थ्रू द चेक ऑफ प्लेजरिज्म ऑल्सो एंड एआई ऑल्सो. तो दोनों डिटेक्टर्स होते हैं, तो वो असेसर्स को पता लग जाता है. Write in your own words, even if your English is not that good. If you can make your point through, that is enough. But your argument should be strong. What we are looking for is reasoning. What we are looking for is research. हो सकता है आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी ना हो, बट एटलीस्ट ऐसी हो कि यू कैन मेक योर पॉइंट थ्रू. तो आपने वो करना है. तो एआई का यूज़ आपने एफिशिएंटली करना है. यू डोंट हैव टू मेक एआई यूज राइट योर आंसर्स, ऑफ कोर्स. एंड आपका वो प्लेजरिज्म चेक का भी एक डिटेक्ट है. अच्छा, तो ये एसेस कौन करता है इस सारी एप्लीकेशंस को? क्या जजेस भी इसमें होते हैं, या रैंडमली किसी एप्लीकेशन को जजेस देखते हैं एंड बाकी जो है वो कमेटी करती है? हु इज़ द मेंबर ऑफ कमेटी, और ये एसेस करता कौन है? बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस, तो देखता कौन है? I think there's a committee. There's a committee of 2 honorable judges of the Supreme Court of Pakistan, Honorable Justice Muhammad Ali Mazhar Saab and Honorable Justice Mia Gul Hassan Aurangzeb Saab. और there are 2 coordinators. एक मैं हूँ, एक there's another coordinator also. So this is the committee and their coordinators who look after this. तो हम लोग ही evaluate करते हैं along with judges. जाहिर सी बात है, they are on the committee. So वही evaluation करते हैं सारे process की, वही देखते हैं कि इस ऐसे में कितनी रीजनिंग है या नहीं. एंड इट गोज़ थ्रू ऑफ कोर्स 2 कोऑर्डिनेटर एंड 2 जजेस हैं, तो इट गोज़ थ्रू 3 to 4 पीपल, राइट. तो वो आपका ऐसा, आई डोंट थिंक सो कोई ऐसे कुछ भी होगा कि जो ओवरलुक हो जाएगा या ओमिट हो जाएगा बाय एनी पर्सन, बिकॉज सारी एप्लीकेशन ये चारों लोग या एग्जैक्टली इट गोज़ थ्रू द कमेटी ऑल्सो एंड द कोऑर्डिनेटर्स ऑल्सो. तो आई थिंक दैट इज़ द प्रोसेस हाउ इट्स डन. अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपने
एप्लीकेशन लिख दी, बहुत अच्छी लिखी, आपका वो फेज़ पास हो गया, आपको शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया फॉर इंटरव्यूज़। अब इंटरव्यू की बारी, क्या पूछा जाता है इंटरव्यू में, कितना टफ इंटरव्यू होता है, और उसमें शॉर्ट लिस्ट कितने कैंडिडेट्स अगर अपेयर होते हैं तो उसके पासिंग रेशियो या सक्सेस रेशियो क्या होता है उस इंटरव्यू का? सो हमारे टाइम में देवर 44 एप्लीकेंट्स जो इंटरव्यू तक पहुंचे थे। उनमें से 9 of us who were selected, who qualified for the clerkship program in the main list, but they were 8 to 9 in the reserve list. ठीक है, तो अब वो डिपेंड करता है हर साल क्लर्कशिप कमेटी के ऊपर। सो जैसे कि डिफरेंट जजेस हैव डिफरेंट माइंडसेट, राइट, उनका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है टू लुक एट समथिंग। तो इसी तरह जब कमेटीज़ में जो भी जज होता है उनके हिसाब से चलता है। दिस ईयर जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब साहब एंड जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब, तो दे आर ऑन द कमेटी। सो उनके वो अपने हिसाब से क्वेश्चंस पूछते हैं। हमारे टाइम भी दीज वर द 2 जजेस, रिस्पेक्टेबल जजेस, हु टुक आवर इंटरव्यू। और सबका आपकी जो एप्लीकेशन होती है उसी में से पूछा जाता है। इट्स नॉट समथिंग दे वुड आस्क यू आउट ऑफ द ब्लू। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अब मैं अपने पे आता हूँ। आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे थे? So I had the last firm I was working with, they had expertise in service law, and Honorable Justice Mohammad Ali Muzaffer Saab is, of course, it's his forte. So he started me asking questions or on service law. He asked me several judgments. He asked me several statutes. उनके कई sections पूछे, and he asked me certain things that were relevant to labor and service law. And he asked me, tell me something that's not in your CV. So I told him that there's a judgment that he remanded back to the labor court, and I'm the one who's looking after it, who's proceeding with it. तो उन्होंने मुझसे पूछा उस केस में क्या था, what did I held, and what are you doing, अभी स्टेज क्या है। और मैंने बताया कि there's a 711 application pending from the other side. तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारे आर्गूमेंट्स क्या हैं। I told him the judgment, कि जी बख्श सिद्दीकी की जजमेंट है, this judgment, that judgment, FST की जजमेंट है। तो वो सारा मैंने उनको बताया, सही है। तो these are the particular question that they do from application, and of course उसको constitutional court थी, तो they did questions from the constitution also. जैसे मुझसे 212 का पूछा, fundamental rights का पूछा। तो इसी तरह के from your applications and everything that you say, जाहिर सी बात है आपने ऐसे क्वेश्चन अगर खुद लिखे तो दे वुड वांट टू नो कि आपने ही लिखे, तो दे वुड आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम दैट। आपकी सीवी से क्वेश्चंस पूछेंगे, आपकी एप्लीकेशन से क्वेश्चंस पूछेंगे, एनीथिंग दे फाइंड इंटरेस्टिंग और एनीथिंग दे वांट टू आस्क, ठीक है। उसके अलावा वो जर्नली कॉन्स्टिट्यूशन से पूछ सकते हैं, और द पर्सन इफ़ दे वर्कड एट अ सर्टन फर्म और इन अ सर्टन एरिया ऑफ लॉ, तो वो आपसे उसके बारे में ही सवाल पूछेंगे। तो कोई फिक्स होता है कि कितने क्वेश्चंस पूछने हैं और उसमें से कितने के सही जवाब होने चाहिए? एंड व्हाट इफ़ कि आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएं एंड फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली यू इधर नो सारे या यू डोंट नो, तो उसका कितना वेटेज है? सही जवाब का कितना वेटेज है? क्या वो ये देखा जा रहा होता है कि आप जवाब कितने सही दे रहे हैं, या इस इंटरव्यू का मकसद कुछ और असेस करना होता है? सर देखिए, आई बिलीव कि उसका इस तरह का तो कोई क्राइटेरिया सेट नहीं है कि इतने आपने क्वेश्चंस हम पूछेंगे, इतने का आपने आंसर्स देना है, क्या इतना स्पेसिफिक टाइम होगा, सबका डिफर करता है। और ऑब्वियसली दे आर सुप्रीम कोर्ट जजेस, दे नो व्हाट काइंड ऑफ अ पोटेंशियल दिस किड हैज़ आफ्टर योर इंटरव्यू, सही है। तो आपका कॉन्फिडेंस देख रहे होते हैं, ऑफ कोर्स योर बॉडी पोस्चर, हाउ यू अपीयर, हाउ कैन यू टॉक, whether you can talk or not with the Supreme Court judges, because these are the people you're gonna work with, right? तो वो ये चीज़ें भी चेक कर रहे होते हैं साथ साथ। हाउ कॉन्फिडेंट आर यू, हाउ वेल डू यू स्पीक, ठीक है, डू यू गिव राइट आंसर्स, आपका सोचने की सलाहियत क्या है। बिकॉज ऐसे भी वो ओपन एंडेड क्वेश्चन देंगे जिसका देयर इज नो स्ट्रेट अप आंसर, इट कैन बी इफ़ एंड बट, राइट। उसका लेफ्ट भी आंसर हो सकता है, राइट भी हो सकता है, बट दे वांट टू सी वेदर यू कैन इंटरप्रेट इट और नॉट, सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, और वो सबका इसलिए भी डिफर करता है बिकॉज एवरीवन इज कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड, सही है, डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड, डिफरेंट लीगल बैकग्राउंड, तो वो उससे उस हिसाब से ही क्वेश्चन करते हैं। तो सेट क्राइटेरिया नहीं है। इफ बोथ द जजेस थिंक कि जी इसको इतने मार्क्स मिलने चाहिए, वो उनको इतने मार्क्स देते हैं। एंड फिर होलिस्टिकली इंटरव्यू, एकेडेमिया, एक्सपीरियंसेस, आपका एक्स्ट्रा करिकुलर, इन सब का मिला के फिर आपकी ग्रेडिंग होती है। अच्छा, ये कैसे एलोकेट होता है कि कौन सा बंदा, कौन सा लॉ क्लर्क किस जज के साथ जाएगा? इज़ इट देयर अ कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेटिंग, या जस्ट रेंडमली कोई भी क्लर्क जो है वो लॉ क्लर्क किसी भी जज के साथ उसको अपॉइंट कर दिया जाता है? ये कैसे डिसाइड होता है? दैट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द कमेटी। वो खुद डिसाइड करते हैं कि कौन से लॉ क्लर्क को कौन से जज के साथ असाइन करना है। अब उसमें आई बिलीव कि 2-3 रीज़न होते होंगे। एक तो ये रीज़न है, जैसे इफ़ समवन इज़ कमिंग फ्रॉम ए सिविल लॉ बैकग्राउंड,
तो दे वुड वांट टू असाइन हिम विद अ जज हु इज़ वर्किंग एट द सिविल साइड मेनली, सही है, जिसका फोर्टे सिविल साइड है, ताकि एक उनका कनेक्शन हो, दे वुड अंडरस्टैंड ईच अदर। इसी तरह एक तो ये क्राइटेरिया हो गया कि एरिया ऑफ लॉ। एक क्राइटेरिया ये होता है कि द जियोग्राफिकल लोकेशन दैट यू आर कमिंग फ्रॉम। सो लेट्स सपोज जजेस गो टू कराची फॉर देयर रजिस्ट्री, जजेस गो टू क्वेटा, तो अगर कोई क्वेटा का बच्चा उसको एक क्वेटा के जज के साथ असाइन कर देना इज़ मोर लॉजिकली राइट डिसीजन, बिकॉज वो जब जाएंगे रजिस्ट्री में तो ही कुड ऑल्सो गो टू हिज होम एंड ही कुड बी देयर विथ हिम एट द रजिस्ट्री, सही है। तो आई थिंक ये रीजंस होते हैं, अदरवाइज देयर इज नो सेटल क्राइटेरिया। तो आपके जब टाइम पे ये क्राइटेरिया इसको इम्प्लीमेंट किया गया था या नहीं? आई थिंक फॉर सर्टन लॉ क्लर्क्स किया गया होगा, एंड फॉर यू For me, I don't know, because Justice Miyagull Hasan Aurangzeb Saab was part of the committee. So maybe he might have liked me that he chose me, but I don't know, maybe it depends. तो आपके लिए ये नहीं किया गया, and you go with them, you go with him. He is based in Islamabad, so If he goes, he to never went registries. to any Registry. registry till yet. But if he does, so it's his prerogative. He wants to take me or not. अच्छा, हाँ. सो मतलब इट्स अप टू जज के। सिली क्वेश्चन, अगर किसी को कोई जज पसंद नहीं आता, किसी लॉ क्लर्क को या जज को लॉ क्लर्क नहीं पसंद आता, देन व्हाट इज़ द फेट? क्या वो लॉ क्लर्कशिप उसको छोड़नी पड़ेगी, या इज़ देयर एनी मैकेनिज्म कि वो चेंज कर सकता है कि मुझे कोई और जज चाहिए, मुझे कोई और लॉ क्लर्क चाहिए? I think you cannot really select your judge, but judge can if a select you. judge wants, वो उसके कोई भी रीज़न हो सकते हैं। कोई ऐसे रीज़न हो सकता है कि इफ़ ए जज थिंक्स कि ये जो पर्टिकुलर लॉ क्लर्क है ये मेरे साथ इस वजह से नहीं चल सकता, ठीक है, फॉर व्हाटसोएवर रीजंस, तो वो कमेटी को कहता है, ऑफ कोर्स जो 2 ऑनरेबल जजेस हु आर ऑन द कमेटी, तो वो उस तरीके से असाइन कर देते हैं। बट अ लॉ क्लर्क कैन नॉट से आई डोंट वांट टू वर्क विद दिस जज, बिकॉज of course for a law clerk it's a dream opportunity, and when they go to a judge, all the judges are very humble with their law clerks, they're very respectable, और वो आपको ऐसे ही ट्रीट करते हैं जैसे यू आर द यंगर ब्रदर और सिस्टर, सही है। तो वो आपको बड़े रिस्पेक्टफुल तरीके से सिखाते हैं, समझाते हैं। तो आई डोंट थिंक सो किसी लॉ क्लर्क को किसी जज से मसला होता है, बट अगर होगा भी तो देयर इज अ कमेटी, दे कैन गो टू द कमेटी एंड टेल देम, तो वो कमेटी पे सॉर्ट कर देती है। तो अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़, मैंने कुछ जजेस के साथ देखे हैं 2 लॉ क्लर्क्स होते हैं, कुछ के साथ एक होता है। तो कितने लॉ क्लर्क्स एक जज को मिल सकते हैं या मिलते हैं? आई थिंक हर जज के साथ एक ही लॉ क्लर्क होता है। इनिशियली बैक इन टाइम्स इट यूज्ड टू बी 2 लॉ क्लर्क्स विद द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, बट इस साल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ भी एक ही लॉ क्लर्क है। सो फॉर 17 जजेस देयर आर 17 लॉ क्लर्क्स ओनली। तो 17 वैकेंसीज हैं। और अगर कोई जो लॉ क्लर्क है वो अपने टेन्योर से, जब टेन्योर ख़त्म हो रहा है उससे पहले अगर वो छोड़ के चला जाता है, देन व्हाट? तो वो आप रिज़ाइन कर सकते हो, वही जैसे आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स होती है। उस वैकेंसी को कैसे फिल वो किया जब जाएगा? जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया, एज वी वर सिलेक्टेड, तो देयर वर 9 पीपल इन द रिजर्व लिस्ट, तो दैट रिजर्व लिस्ट वाज टू केटर फॉर सिचुएशंस लाइक दिस। क्यों? क्योंकि अगर कोई लॉ क्लर्क बीच में छोड़ के चला गया फॉर व्हाटसोएवर रीज़न, तो वो जो रिजर्व लिस्ट से बचा है, ही और शी कैन कम एंड फिल दैट वैकेंसी। तो रिज़ाइन करते हैं लोग? कर जाते हैं। कुछ लोगों को बाहर पढ़ने जाना होता है, या कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने 1 साल कर लिया एंड देव नाउ एक्सटेंडेड, बट जब एक्सटेंड किया 6 महीने बाद उनका एडमिशन हो गया इन एनी प्रोग्राम, या फॉर पर्सनल रीजंस, फॉर प्रोफेशनल रीजंस, कुछ भी हो सकता है, तो वो जा सकते हैं, दैट पोजीशन कैन बी फिल्ड अप बाय सम अदर लॉ क्लर्क। अच्छा, एक्सटेंशंस का क्या क्राइटेरिया होता है? क्या 1 साल के बाद आपको एक्सटेंशंस मिल सकती हैं? इज़ देयर सम क्राइटेरिया? कोई एप्लीकेशन होती है, या इट्स प्रेरोगेटिव ऑफ द जज कि आपको एक्सटेंड करना है या नहीं? ऑफ कोर्स इट्स प्राइमरीली द प्रेरोगेटिव ऑफ योर जज। उसके बाद इट डिपेंड्स वेदर इट्स इन योर कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। तो अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में है तो आपको एक्सटेंशन मिलती है, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है तो आपको नहीं मिलती। एंड ऑफ कोर्स इट्स सब्जेक्ट टू योर जज इफ़ ही वांट्स यू टू एक्सटेंड। तो एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म फिर आपका जज वुड गिव ए कंसेंट टू इट, तो फिर आपका एक्सटेंड हो जाता है। तो कई लॉ क्लर्क्स ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने 1 साल और एक्सटेंड किया फॉर 2 ईयर्स, कई ऐसे जिन्होंने 3 साल भी किया। तो डिपेंड्स। तो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है या हर एक का स्पेसिफिक अलग कॉन्ट्रैक्ट होता है? स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो मतलब इट द क्लॉज एग्जिस्ट्स, आई थिंक। क्लॉज एग्जिस्ट। ओके, सो नाउ कमिंग टू द पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, क्योंकि ठीक है एक्सपोजर भी मिल रहा है, बट एक्सपोजर से पेट नहीं भरता। आपके एक्सपेंसेस हैं, आपने कहीं ना कहीं रहना भी है। तो मैं इस सिलसिले में जानना चाहूँगा कि क्या सैलरीज आपको दी जाती हैं? मैं दोनों के लिए जानना चाहूँगा, एफसीसी के लिए भी जानना चाहूँगा, ऑल्दो यू आर नॉट इन एफसीसी बट यू मस्ट हैव एन आइडिया। और मैं सुप्रीम कोर्ट के लिए भी जानना चाहूँगा क्या सैलरीज होती हैं जो क्लर्क्स की, लॉ क्लर्क्स की, एंड एकोमोडेशंस वगैरह उनको दी जाती हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, या उन्हें खुद से करना होता है? सो अकोमोडेशन दैट यू हैव टू मैनेज योरसेल्फ, ठीक है, बिकॉज
इतनी कोई ज़्यादा अकोमोडेशन सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं. सो एज अ लॉ क्लर्क यू हैव टू मैनेज योर अकोमोडेशन. सो नॉर्मली लॉ क्लर्क्स वुड लिव इन शेयरिंग अपार्टमेंट्स और वुड लिव इन हॉस्टल्स, या अगर किसी का कोई रिलेटिव है तो दे लिव देयर. In terms of compensation, we are adequately and I think very well paid, क्योंकि in the Supreme Court we are paid 175 monthly. So yeah, that's I think 1,75,000. 1,75,000. I think that's a very good number. Or in the Federal Constitution Court, what I remember from their application this year, it's 181. 185 I think. 185 or 181, something like that. So I think it's adequately paid compensation for the law clerks who are working with the honorable judges. तो वो इसमें आपका मैनेज भी हो जाता है. अच्छा, मैं अब यहाँ पे चूँकि जो लोग दूसरे सिटीज़ से अप्लाई कर रहे हैं तो मैं उनके लिए भी थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि लिविंग स्टैंडर्ड्स इन इस्लामाबाद, फॉर एग्जांपल आपको ये सैलरीज़ आपको मिल रही हैं, व्हाट आर योर एक्सपेंसेस एंड हाउ डिफ़िकल्टीज़ के उस इस्लामाबाद की सोसाइटी में आप एडजस्ट करें, एकोमोडेशंस इजीली मिल जाती हैं या नहीं, बिकॉज दिस कुड बी अ वेरी डिफ़िकल्ट कंसर्न या वेरी डिफ़िकल्ट थिंग फॉर समवन जो कि दूसरे सिटी से मूव कर रहा हो टू इस्लामाबाद. तो कैसा वो रहता है, वहाँ की एकोमोडेशन इजीली मिल जाती हैं एंड हाउ एक्सपेंसिव इज़ द सिटी? This is a later stage question, but it's a very relevant question because once you go through the process, now the clock starts clicking for this. Because obviously अब आप उधर जाके आपने रहना भी है, आपने काम भी करना है, एंड जैसे यू हैव टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड स्टार्ट वर्किंग. तो आपके पास हफ्ता एक होता है टू मैनेज योर अकोमोडेशन एंड एवरीथिंग. तो आई थिंक द रेंट का जो एक्सपेंस है दैट इज़ द मेजर थिंग एंड दैट्स वेरी एक्सपेंसिव इन इस्लामाबाद. रेंटल इज़ वेरी एक्सपेंसिव इन इस्लामाबाद. तो मेजर पोर्शन आपकी सैलरी का उसमें चला जाता है. अदर दैन दैट आपके कोई इतने एक्सपेंसेस नहीं होते. लाइक यू कुड मैनेज योर एक्सपेंसेस थ्रू, आप वो शुरू में मंथ के एंड में ना एक वो शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं कि मैंने इतना इस चीज़ के लिए रखना है, इतना इस चीज़ के लिए. इस्लामाबाद इज़ कंपेरेटिवली इन एक्सपेंसिव सिटी, ठीक है, बट वो पर्सनल चॉइसेस होती है. समवन वुड वांट टू लिव नियर टू द सुप्रीम कोर्ट, समवन वुड वांट टू लिव फार and give cheaper for rent, but they would want to manage their conveyance. तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. बट नॉर्मली आई थिंक इट्स वेरी एक्सपेंसिव. बट अगर बात की जाए कि इस कॉम्पनसेशन में आपका हो जाता है, तो आई थिंक इसमें आपका यू कुड लिव अ वेरी गुड लाइफ इन दिस कॉम्पनसेशन, ठीक है. तो वी लिव 20 minutes अवे फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, और तो वी हैव आवर ओन कन्वेंस. वरना नॉर्मली ज़्यादातर लॉ क्लर्क्स एक साथ ही रहते हैं, करीब करीब ही रह रहे हैं, लाइक 8-9 लॉ क्लर्क्स. तो वो आपको राइड शेयरिंग भी कर लेते हो आप, सही है. या किसी के पास इफ़ समवन इज़ हैविंग देयर ओन पर्सनल कार, तो आप उसके साथ शेयर कर लो, सही है, राइड. तो इस तरीके से आप शेयरिंग बेसिस पे कर लेते हो. आपका कन्वेंस रहना भी इसी तरीके से. सम पीपल आर लिविंग इन अ 3-bedroom अपार्टमेंट, दे आर शेयरिंग द स्पेस, सम आर लिविंग इन द हॉस्टल. और फिर आपका फूड का एक्सपेंस है. और एक मेजर एक्सपेंस वो होता है द वे यू आस्क कि पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम फार फ्लंग एरियाज. जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई एम फ्रॉम कराची एंड आई एम लिविंग इन इस्लामाबाद. तो अब मुझे टू एंड फ्रो जो एक्सपेंस है फ्रॉम गोइंग टू कराची एंड कमिंग बैक फ्रॉम इस्लामाबाद, तो मुझे वो भी एक्सपेंस अपने इसी में मैनेज करना होता है ना. तो यू हैव टू सेव दैट अमाउंट सो दैट यू कैन ट्रेवल टू कराची. कोई आपका पर्सनल इवेंट है दैट यू वांट टू अटेंड, उसके लिए आपको आना है, या ईद पे आप आ रहे हो, तो इस तरह से आपको मैनेज करना है. एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जस्ट केम टू माय माइंड कि जैसे कि आप अभी एक ट्रिप से आ रहे हैं वापस, आई नो फॉर द फैक्ट, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, बट छुट्टियाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो क्या छुट्टियाँ भी मिलती हैं लॉ क्लर्क्स को? बिकॉज 1 साल का टेन्योर है, तो इसमें कितनी छुट्टियाँ आपको अलाउड होती हैं? Sir, I think it depends on your chamber. So if your chamber is off, तो you can take those days as your holidays. तो वो आपकी छुट्टियाँ हैं. अब क्योंकि इस टाइम में बिकॉज जून जुलाई सितंबर और अगस्त, जून जुलाई अगस्त सुप्रीम कोर्ट इज़ ऑन ऑफ, ठीक है, वो वेकेशन पे होते हैं. बट वो ऐसे वेकेशन पे नहीं होता कि पूरे 3 महीने जजेस आर ऑन ऑफ और दे आर ऑन वेकेशन. वो इस तरह होता है कि ए जज कैन हैव 1 month ऑफ फॉर देमसेल्व्स, राइट. तो वो जो 1 महीना वो छुट्टी पे, उस 1 महीना आप भी छुट्टी पे जा सकते हैं. बिकॉज इफ़ योर जज इज़ नॉट देयर, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ फॉर यू टू बी देयर, बिकॉज ही इज़ द वन हु इज़ योर बॉस, ही इज़ द वन हु इज़ गोना गिव यू वर्क. तो आपका अगर चेंबर छुट्टी पे, आप उतने दिन छुट्टी कर सकते हैं. और ऐसे ही अदर देन दीज 3 months जो आपके बाकी के मंथ्स हैं, उनमें भी इफ़ योर जज इज़ गोइंग फॉर ए सर्टन काइंड ऑफ एन इवेंट अब्रॉड, या वो इधर ही कहीं जा रहे हैं, या ही इज़ टेकिंग ऑफ फॉर हिज पर्सनल रीजन, तो उन टाइम में आप भी ऑफ ले सकते हो. तो स्पेसिफिकली आपके लिए कोई नहीं ऑफ, मतलब जो सालाना लीव्स, नहीं, वो इस तरह कुछ नहीं होता. वो आपके डिपेंड करता है आपके चेंबर पे. और आपको कहीं जाना है, इफ़ यू वांट ऑफ एंड यू कैन रिक्वेस्ट योर जज एंड ही अलाउज, तो आप चले जाओ. Okay. What would be your genuine suggestion to the fresh graduates या young lawyers
कि क्या उन्हें लॉ क्लर्कशिप्स की तरफ आना चाहिए, उसमें अप्लाई करना चाहिए, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए, या अपनी प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करके दे कैन डू वेरी गुड? आई थिंक वेयर आई कम फ्रॉम आई कैन नॉट से कि आपको अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करना चाहिए. ऑफ कोर्स दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस, मोस्ट sought after opportunity. I was in Singapore a week ago. So I was sitting with people from Singapore International Mediation Center. So they were also of the opinion that this is the most sought after opportunity, और इतने सारे applicants होते हैं. So like clerkship has that prestige that it is globally recognized also. So I think one should definitely apply for it. और आपका एक दफ़ा नहीं होता, you apply it for it again, right? क्योंकि it's such a prestigious opportunity. You're working with judges who are at the pinnacle of their careers, who lawyers look forward to. और उनके अंदर आपको अगर if you're working under their tutelage, it's such an experience. I think एक लाइफ टाइम जो एक्सपीरियंस होता है वो होता है, in terms of mentorship, in terms of making connections, in terms of making, in terms of learning, in terms of learning how a judge thinks. तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है. एंड आई थिंक गेटिंग दैट at such an early stage of your career helps you a lot. So I've heard many renowned lawyers, big lawyers telling you that if you're working with a Supreme Court judge at such an early stage of your career, you might get your head on the top of it, and you might not be able to appear before the district courts or the civil courts. I think it depends, because you know your realities. Clerkship is a position for a certain period, and after that, if you want to do litigation, you have to go back to that position. But what you take from clerkship, the things, the experiences that you take from clerkship would stay with you for years. The connections you make would stay with you for years. So I think इससे ज़्यादा कोई prestigious opportunity हो नहीं सकती. And that is the reason it's very rigorous. That is the reason it's so difficult for you to make into the clerkship. सही है? Because वो आपका प्रोसेस इतना रिग्रेस है. बट इफ़ वंस यू वेंट थ्रू इट, तो आप ही वो 17-18 लॉ क्लर्क्स जो प्रेस्टिजियस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर पाए, हु आर रिगार्डेड एज लॉ क्लर्क्स. वो एक लेगेसी है दैट गोज अलॉन्ग विथ यू, राइट? सो आई थिंक एवरीवन शुड अप्लाई फॉर इट. एग्जैक्टली. लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे कि 2 क्लर्कशिप्स हमारे पास होती हैं, एक एफसीसी की और एक सुप्रीम कोर्ट की. आज अगर आपको ऑप्शंस दिए जाएं दोनों के, यू हैव टू चूज़ वन, तो आप कौन सी चूज़ करेंगे उन दोनों में से? एफसीसी को चूज़ करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को चूज़ करेंगे, एंड व्हाई? सर, आई थिंक while applying from Supreme Court clerkship also, the thing I really look forward to was the judge who I'll be working with. तो वो judge to judge depend करता है. तो for me, if एक्सपीरियंस वाइज मैं बात कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस वाइज आई थिंक इट्स सेम एक्सपीरियंस ही है, बट वहाँ ये कि देयर इज़ अ डिफरेंट एरिया ऑफ लॉ दैट यू आर लर्निंग. आप वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सीख रहे हो, सही है. यहाँ पे देयर इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ लॉ, सही है. आप यहाँ क्रिमिनल, सिविल, कमर्शियल, फैमिली, रेंट ये सीख रहे हो, ठीक है. सो वो आपकी प्रेफरेंस होती है. एट दिस पॉइंट टाइम आई डोंट थिंक सो मेरे पास ये ऑप्शन है कि आई चूज़ बिटवीन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज आई एम वर्किंग एट द सुप्रीम कोर्ट. आई थिंक दैट्स इट फॉर मी. तो बट फॉर अ पर्सन हु इज़ लुकिंग, जिसके पास ये दोनों ऑप्शन दें टू गो टू FCC और टू सुप्रीम कोर्ट, आई वुड से कि दैट इज़ फॉर हिमसेल्फ टू डिसाइड कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पे काम करना है, दैट्स माई इंटरेस्ट, या फिर मैंने नॉर्मल इस तरह के लॉज पे काम करना है, ये मेरा इंटरेस्ट इस तरफ है. तो दैट इज़ हाउ इट इज़. थैंक यू सो मच महबूब, आप आए, आपने टाइम दिया, एंड इट वाज अ वंडरफुल सेशन, एन इंसाइटफुल सेशन. काफ़ी सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली, एंड आई होप कि व्यूअर्स को भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी. एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस एंड लाइफ ऑफ अ लॉ क्लर्क जो है वो वेरी मच आई थिंक इट्स क्लियर अब. एंड थैंक यू वंस अगेन ऑन बिहाफ ऑफ माय ऑडियंस. अगर ऑडियंस से भी ये रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी है, पॉडकास्ट अच्छी लगी, इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें. अगर आप नहीं अप्लाई कर रहे तो किसी दूसरे के साथ शेयर करें जो अप्लाई करना चाह रहा हो, ताकि उसे क्लियरिटी मिले. एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद ऐसी पॉडकास्ट आप तक पहुँचती रहें. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.